नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह मेरे साथ पॉडकास्ट पर हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छा हूँ। और नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मौसम इस समय बदल रहा है जी और बिल्कुल। देश की फिजा भी बड़ी परिवर्तनशील है इन दिनों। जब से 2024 में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट हम लोगों ने देखा, जी। तब से हमने देखा है कि देश की जो राजनीतिक फिजा है, इसमें एक तरह की गर्माहट बनी रहती है। भले ही इस समय जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो नीचे की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अभी आगे आने वाले समय में और जो है थोड़ी सी गर्माहट बढ़ेगी, क्योंकि देखिए झारखंड और मध्य प्रदेश में जो है माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है वो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, और उसके कुछ ही समय बाद जो है फिर विंटर सेशन शुरू हो जाएगा भारत में। तो ये सरगर्मियां तो मृत्युंजय चलती रहती हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है हमारे जो नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। वो इसलिए क्योंकि हम अमूमन जो है इस पॉडकास्ट पे जो हम बॉलीवुड या इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से कहा कि भारत में जो है परिवर्तन की हवा बह रही है, और ऐसी ही परिवर्तन की हवा जो है अब धीरे धीरे जो है हमें हिंदी फिल्म सिनेमा में, बॉलीवुड तो नहीं कहूँगा लेकिन हिंदी फिल्म सिनेमा में जो है धीरे धीरे हो रही है। कुछ ही समय पहले जो है कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई थी, और उसने काफ़ी जो है ये तो नहीं बोलूँगा वाहवाहियाँ बटोरी, लेकिन हाँ, एक तरीके से उसने हिंदू कॉन्शियसनेस और इंडियन कॉन्शियसनेस को झकझोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है। जो एक ये बात होती थी कि भाई भारत में जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो उसी लाइन पर जो है वो मूवी बनाई गई। विवेक अग्निहोत्री ने वो मूवी बनाई। उस मूवी के आने के बाद जो है काफ़ी क्या कहते हैं, उथल पुथल बहुत हुई। अगर बात करें कि भाई जो भारतीय समाज में काफ़ी उथल पुथल हुई, उसके बाद एक और मूवी आई जिसका नाम था द केरला फाइल्स। उसमें लव जिहाद जैसा एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो था उसके ऊपर लाइट लाई गई कि किस तरीके से केरला से किस तरीके से जो है कुछ इस्लामिक एलिमेंट्स जो हैं वो लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर मिडल ईस्ट ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में बेच देते हैं। उनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है एज अ वेपन, एज अ सेक्स स्लेव, ये सब चीज़ें जो है वो बताई गई। और अब एक और मूवी हाल ही के समय में आने वाली है, और वो मूवी जो है उसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। जो ये मूवी है द साबरमती रिपोर्ट, ये मूवी है जिस तरीके से नाम बता रहा है, साबरमती में जो वो इंसिडेंट हुआ था 2002 में, जब गोधरा के पास जो है एक ट्रेन के डब्बे में आग लगा दी गई। अब कुछ कहेंगे आग लगा दी गई, लेकिन ये फिल्म जो है वो भी इस तरीके से इंडिकेशन तो दे रही है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी उठी कुछ समय पहले, हम थोड़ा उसके बाद बात कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी जो उठी वो इसलिए उठी क्योंकि इस फिल्म की जो निर्माता थी क्या कहते हैं, एकता कपूर। तो एकता कपूर ने इस फिल्म के टीजर को लॉन्च करते हुए ये बोला था कि ये मूवी जो है एक ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पे है। तो इसके बाद जो है काफ़ी इस पर अप्रोर हुआ, ऑनलाइन लोगों ने काफ़ी इसको बोला कि भाई आप इसको किस तरीके से ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट बोल सकती हैं। तो मृत्युंजय, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जब एक एक माइनॉरिटी सेक्ट की अगर हम बात करें, तो उस माइनॉरिटी सेक्ट के ऊपर अगर कुछ होता है, तो उसको तो लेकर जो है ये बॉलीवुड और सो कॉल्ड सेक्युलर लोग जो है वो काफ़ी हो हल्ला करते हैं। उसको उसके उसके लिए एक ऐसा डिफरेंट नैरेटिव सेट करते हैं कि आपको एक तरीके से जो है वो विक्टिम कार्ड जो खेलने की जो वहाँ पे कोशिश की जाती है वो होती है। लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट है, जैसे अगर मैं बात करूँ कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला फाइल्स हो गई, और जैसे तो साबरमती रिपोर्ट हो गई, तो ऐसी मूवीज जब आती हैं, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म की निर्माता ही जो है वो इस फिल्म को एज ए ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट दिखा रही हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जब आप एक जब मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो आपका जो वो विक्टिम कार्ड है वो आप शायद कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि विक्टिम कार्ड तो फिर मेजॉरिटी को भी खेलना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बॉलीवुड के साथ ही क्यों ऐसा होता है, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पर अब जो है कुछ ऐसी मूवीज बनने लगी हैं। अगर मैं बात करूं, हालांकि उनका भारतीय इतिहास से क्या लेना देना है इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन अगर जैसे हम मूवीज की बात करें, जैसे बाहुबली आई, उसके बाद ये कल की आई, तो इन जैसी मूवीज के आने से ये लगता है कि वहां पे जो है वो एक डीप रूटेड थॉट है भारतीय कल्चर के लिए। एक, मैं ये नहीं कह रहा साउथ इंडियन कल्चर के, मैं कह रहा हूं भारतीय कल्चर के लिए एज अ होलिस्टिक कल्चर को लेकर वहां पर उनके प्रति उनके उनके अंदर ये है कि भाई हाँ हम भारतीय हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड हिंदी फिल्म सिनेमा या बॉलीवुड कहते हैं, उनके अंदर ये भारतीयता क्यों नहीं है? देखिए, दरअसल क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से एक तरह की जो फिल्मों ने एक राष्ट्रवाद का जो सेंटिमेंट है उसको एक दिशा देने में, चाहे सही कहें या गलत कहें, जी। उसको एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखेंगे कि गांधी को लोग अगर इस देश में पहचानते हैं तो उनकी पहचान के साथ है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। जी। चाहे कभी भी हो ये गाना, भले किस फिल्म का हो, लोगों को पता हो या नहीं हो, लेकिन एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी जागृति। तो उस जागृति फिल्म में जी। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था कि दे दी हमें आजादी बिना। तो गांधी जी ने बिना तलवार के और बिना ढाल के ही हमें आजादी दे दी थी। और हमारे फिल्मों में ये बार बार दिखाने की कोशिश की गई है हम्म। कि कुछ खास जाति के कुछ लोग हैं जो कि बेईमान होते हैं, अत्याचारी होते हैं। जी। लेकिन हर एक फिल्म में एक मुस्लिम कैरेक्टर होगा जो जालीदार टोपी पहनेगा, कुर्ता होगा, लुंगी होगा और चप्पल होगा, और वो बड़ा ईमानदार किस्म का इंसान होगा जी। और अपने उसूलों पर बड़ा स्टिक करने वाला, पक्के तौर पे बना रहने वाला, उस तरह का वो बंदा होगा। हम्म। जबकि ये सारी चीजें जिस दौर में हो रही थी उसके उस दौर में दूसरी चीजें भी हुआ करती थी। जी। जैसे आपको मैं बता दूं कि सन 47 में भी जो विभाजन हुआ था उसमें हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी। जी बिल्कुल। उसमें मूल भूमिका थी अंग्रेजों की, कांग्रेस की और मुस्लिम मुसलमान। मुस्लिम मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग सिर्फ नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी। जी। मुस्लिम्स के अंदर ये बात गहरी पैठ गई थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। जिसे और इसी आजकल, वजह से जिसे क्या साउथ था, एशिया में टू नेशन थियरी कहा जाता है। जी, तो जिसको हाँ टू नेशन थियरी जो है वो मुसलमानों में काफी नीचे तक परकोलेट कर चुका था। जी। जबकि हिंदूज जो थे वो एकदम से एक दूसरी दुनिया में जी रहे थे और उनको ये लगता था कि नहीं, हम लोग तो सदियों से, हजारों साल से साथ साथ रहे हैं। हम्म। जो सदियों से आपके साथ रहे वो सदियों से आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते रहे। जी। और हिंदुओं की आबादी कई इलाकों में सिस्टमैटिक तरीके से कम की गई है। रह गई बात फिल्मों की, फिल्मों में एक अलग किस्म का नैरेटिव घुसाने की कोशिश की गई है या लोगों को अलग तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है शुरू से लेकर आज तक। जी। रहीम चाचा, रहमान चाचा, तो ये फिल्मों के कई सारे, अब्दुल भाई, हम्म। नाम अब्दुल है मेरा, सब पर नजर रखता हूं। हम्म। मतलब एक भिखमंगा है जो सारे क्रिमिनल्स पर नजर रखता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, एंड ही इज ट्राइंग टू रूट आउट करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। जी। और फिल्म का हीरो भले ही वो कोई हिंदू हो, लेकिन वो भी इस्लाम की चीजों को, इस्लाम के सिंबल्स को उसमें के साथ अगर सुपरस्टिशन जोड़ दें तो हिंदू भी बड़ा एक्साइटमेंट फील करता है। हम्म। जबकि हिंदू धर्म में दिखाएगा कि वो सुपरस्टिशन है, जो कि गलत है, अनसाइंटिफिक है। और मुसलमानों के सुपरस्टिशंस को फिल्मों में दिखाया गया है कि वो ईमानदार है, जी। उसके पीछे एक एक रीजन है। खुदा का रहमत है। जी। जी, जी। उसके पीछे एक रीजन है। जैसे कूली, कूली एक फिल्म आई थी, जी, वो अमिताभ पूरी की बच्चन की। पूरी जी। फिल्म ही जी। बनी है जी। जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्लाम को ही प्रमोट करने के लिए वो फिल्म बनी है। हम्म। तो और अमिताभ बच्चन की वो फिल्म बड़ी सुपर हिट हुई, कैसे कैसे अमर, अच्छा, हर फिल्म में कोई ना कोई कैरेक्टर रहता है जिसमें कि अगर हिंदू है तो उसके साथ एक मुस्लिम कैरेक्टर भी रहेगा। जी। अमर और अकबर से काम नहीं चला, नहीं,
माने अमर और एंथोनी से काम नहीं चला, तो एक अकबर का भी होना बहुत जरूरी है। जी। और उस फिल्म का जो मेरे ख्याल सबसे से शानदार गाना है, मृत्युंजय, अभी अभी मेरे दिमाग में आपने जो भी बात बोली, तो मेरे ख्याल से अमर अकबर एंथनी तो था ही, तो एक अमरजीत भी डाल देते, अमरप्रीत भी डाल हाँ देते, एक सरदार जी का कैरेक्टर भी डाल सकते थे ना आप। हाँ, अमरजीत भी अच्छा। हाँ बिल्कुल। जब तो आप ऐसी मूवी बना रहे हैं जो आप मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप उस समय ऐसी मूवी बना रहे थे, तो भाई जब आपने अमर अकबर और एंथनी कर ही दिया था, तो हमारे प्रिय सरदार जी जो हैं उनको क्यों पीछे छोड़ दिया? एक अमरप्रीत भी डाल देते, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? अरे भाई साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, जी। आप आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, और ये चीज मुझे लगता है कि हमारी और आपकी पीढ़ी के सभी लोगों को ये महसूस हुआ होगा। जी। हालांकि मेरी उम्र में आपकी उम्र में तकरीबन एक दशक का फासला जरूर मैं मानता हूं कि होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, एक आपने भी दशक उस का तो चीज को फासला नहीं है मृत्युंजय। जी। एक दशक का फासला तो नहीं है। मेरा आधे आपने दशक का फासला है। अच्छा अच्छा, तो क्या कितनी उम्र मैं मानूं आपकी हालांकि चलिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो ये पूछना उचित नहीं है देखिए खास तौर पे, देखिए, लेकिन जो महिलाओं जो से तो जो खैर सो नहीं पूछना कॉल्ड चाहिए। जो सो कॉल्ड जो अंग्रेजों का जेंटलमैन्स कोड है, वो ये है हाँ कि एक लेडी से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और एक जेंटलमैन से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो एज आप मुझसे पूछ हाँ सकते हैं, एज 40 है। हाँ, तो एज आपकी 40 है, तो लगभग एक दशक का फासला है, जी 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 क्योंकि जी। मैं 48 के आसपास हूँ। हाँ, तो फिर मतलब एक दशक से थोड़ा सा कम। हाँ, एक दशक से थोड़ा सा कम। जी। तो आपने मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं एक जमाने में जब नेशनल मूवमेंट जो है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई, तो जब मैं बच्चा था, स्कूल्स में था, जी। तो मुझे लगता था कि मतलब भारत में उस उस बंदे को फादर ऑफ द नेशन बना देना चाहिए। मैं उससे बड़ा फैसिनेटेड था, हम्म। क्योंकि मैं जब 9वीं कक्षा में था, उस समय एक दूरदर्शन पे एक टीवी सीरियल प्रसारित हुआ, जी। और वो सीरियल पूरा 1 घंटे का आता था, रात के समय में शुरू होता था, फिर उसके बाद वो दिन में शुरू होने लगा। अच्छा। और उस पूरे कहानी को लिखने वाला जो बंदा था, वो एक हिंदू व्यक्ति था, उसका नाम था भगवान एस गिडवानी। ओके। और उसने एक कहानी लिखी थी, तो मैंने उस कहानी के बारे में पढ़ा। तो देखिए फिल्में कैसे नरेटिव सेट करती हैं, जी। तो उस कहानी उस वो था द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। हाँ, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। जी। जी, तो उस फिल्म इसके रिलीज होने के थोड़ा सा पहले अखबार हमारे घर पे भी आया करते थे, अगल बगल के लोगों से भी मैं सुनता था, हम्म। तो ये कि कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला करता था। टीपू सुल्तान के ऊपर। जी, टीपू सुल्तान के ऊपर पहले मुकदमेबाजी हुई थी उसके रिलीज होने के पहले, और हम्म। रिलीज होने के बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई, तो उस पे एक डिस्क्लेमर आता था हम्म। कि नो क्लेम इज मेड टू ऑथेंटिकेट द accuracy and authenticity of this TV series. जी। This is just वर्क ऑफ fictitious वर्क ऑफ narration फिक्शन। of जी। the narration by Bhagwan S. Gidwani in his novel The Sword of Tipu Sultan. जी। तो ये डिस्क्लेमर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता था, हम्म। लेकिन हमारी वैसी समझ नहीं थी, तो मैं ये मानता था कि मुझे वो याद हो गया था, क्योंकि मेरी मेमोरी ठीक हुआ करती थी, जी। तो मुझे चीजें याद हो जाती थी, तो वो मुझे याद जरूर था। लेकिन उसमें ये दिखाया गया है कि कितना शानदार, कितना आदर्श वो शासक था, क्या पर्सनालिटी थी, क्या जी। दमदार हीरो था। जी। मतलब गजब का था, शेरे मैसूर नहीं, उसे शेरे हिंदुस्तान कहना चाहिए। हम्म। लेकिन इधर 10 वर्षों से मैंने देखा कि उसको डेमोनाइज करने वाली कुछ बातें कही जा रही। जी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके ऊपर बहुत सर्च किया, बहुत ज्यादा सर्च किया, हम्म। और बहुत सारे मैंने हिस्टोरियंस के और बहुत सारे लोगों के फैक्ट्स मैंने पढ़े। तो ये उसमें जानने को मिला कि उस बंदे ने सही अर्थों में एक तरफ तो वो हवन में भी कभी कभी पार्टिसिपेट करता था, हम्म। लेकिन बहुत भारी तादाद में उसने हिंदुओं को परसिक्यूट किया। जी। बहुत ज्यादा मास कन्वर्जन हुआ हिंदुओं का, उनकी संपत्ति कॉन्फिस्केट की गई। जी। पॉलीगार कहते हैं, उस वहां के जो जमींदार हुआ करते थे, हम्म। उनको एकदम से तहस नहस कर दिया उसने। और केरल, तमिलनाडु, क्योंकि वो पूरे इलाके में काफी इलाका उसका फैला हुआ था शुरू में, जी। तो इन सभी, क्योंकि उसने क्या किया था कि मैसूर का जो रियासत था,
जो कि वाडियार अभी भी वहां के मैसूर के राजा वाडियार वाडियार। परिवार के हैं जी जी। जी जी। तो उस समय ये जो वाडियार राजा थे, उन राजा को साइडलाइन करके बाप बेटे ने कॉन्स्पिरेसी करके हैदर अली ने और इसने सत्ता हासिल की, और हिंदुओं के औरतों के साथ और मर्दों के साथ बहुत 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 तरह के उनके साथ अत्याचार हुए, हम्म। और ये हकीकत है। जी अब जब ये मुझे लगा तो शुरू में मुझे यकीन ही नहीं हुआ जी कि टीपू सुल्तान के बारे में ये सब कहना है मुझे। मैं थोड़ा दक्षिणपंथी होने के बावजूद जी। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। ये तो टीपू सुल्तान तो हमारा हीरो है, जी क्योंकि वो फिल्म से एक नैरेटिव मेरे दिमाग में बन जी, गई एक थी। नैरेटिव सेट कर दिया गया था, करेक्ट। जी हाँ, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में आप देखेंगे पूरे उस सीरीज को, 1 घंटे का सीरीज मुझे में, याद है कि जिस मृत्युंजय, तरह मैंने भी उसको बहुत बार टीवी पे देखा है। आपने भी, हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लगभग 1 दशक का फर्क होने के बाद भी वो टीवी सीरीज जी बहुत बार दूरदर्शन पे आया हुआ है। जी बिल्कुल। तो जी, और ये देखने के बाद मुझे तो ये लगता था कि मतलब इंडिया के पूरे ब्रिटिश काल का अगर इतिहास हम देखें, जी तो इसमें तो टीपू सुल्तान से ज्यादा मतलब बढ़िया, शानदार, दमदार पर्सनालिटी तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। जी बिल्कुल। तो इसी मृत्युंजय, को ये मैंने भी आपने जो बात जो कही, जो नैरेटिव सेट करने वाली जो बात है, और जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट जो किया जाता है वो ऐसे ही, जैसे आपने बोला द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जैसी कहानियों को लेकर जो है आप सेट करते हैं ऐसा। और वही अगर हम बात करें कि भाई अगर इसको थोड़ा और पीछे लेकर जाएं तो जो फोक टेल्स रही हैं, जैसे अली बाबा 40 चोर, तो ये भी एक पर्शियन फोकलोर है जिसके अराउंड जो है फिर वो नहीं अलादीन नहीं, का। देखिए देखिए, एक चीज मतलब वो कल्चर से संबंधित है। जी, लेकिन वो वही, एक लेकिन खास वो भी एक तरीके से वो ज्यादा तरीके से प्रमोट किया गया है मृत्युंजय, मैं ये बोलना चाहूंगा। वो कल्चरल प्रमोशन भी जो है वो यही बॉलीवुड के द्वारा और इस तरीके की मूवीज बनाने के बाद से जो है वो कल्चर इस तरीके से प्रमोट किया गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, हिंदुस्तान की कल्चर की, भारतीय सभ्यता की, तो अब उसका रिवाइवल हो रहा है। हम अगर महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स को हटा दें टेलीविजन के इतिहास से, तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी मूवीज हैं या फिर ऐसी कौन से सीरियल्स हैं जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। एक सीरियल मुझे सिर्फ दिमाग में आता है, वो है चाणक्य। मुझे याद नहीं कि वो मैं उसी का नाम लेकर जी। चाणक्य सीरियल कितने ही लोगों को याद होगा। मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा लोगों को वो सीरियल याद होगा जो चाणक्य सीरियल आता था। नहीं, उसके उसके कुछ डायलॉग्स जो हैं वो बड़े पॉपुलर हुए थे। जी, तो हाल के समय में भी उसके डायलॉग्स जो हैं वो इस तरह से सामने आते रहे लोगों के बीच। वो तो जैसे इंस्टाग्राम पे। राष्ट्र क्या है, जी हाँ जी, राष्ट्र की। वो तो इंस्टाग्राम पे लोगों ने, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, पिछले 10-15 साल से ही लोगों ने इन सब चीज़ों को देखिए, एक्वायर करना, उनके पास वापस जाके उनको एज अ शॉर्ट या रील बना के उनको सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है। लेकिन फिर उससे भी कितना ही ज्ञान बैठ जाएगा। और एक चीज और है, जो हमारे देश में सेकुलरिज्म को लेकर के जो पॉलिसी सरकार ने परस्यू की, जी जब तक कांग्रेस की सरकार रही है उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ। जी और न सिर्फ कांग्रेस और सोशलिस्ट, जी जैसे वीपी सिंह जैसा आदमी था भारत का प्राइम मिनिस्टर, और या फिर चंद्रशेखर जैसा आदमी था प्राइम मिनिस्टर भारत का, जी। जो खुद तो आकंठ कंट्रोवर्सीज में डूबे हुए थे। हम्म। किसी का माफिया बहुत सच्चा अच्छा मित्र था, तो कोई किसी किस्म की बातें किया करता था। और ये तमाम तरह के लोग जो थे, आपको बता दूं, आपने चाणक्य का नाम लिया, कभी आप वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी या प्रकाश चंद्र द्विवेदी जो उनका नाम है, जी उनका कोई इंटरव्यू देखिए कि उसके दूरदर्शन पर आने के पहले कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा। जी ये कॉन्सेप्ट देख के ही दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया था। जी। और एक कहानी और भी है मृत्युंजय, अब वो पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी झूठ है, इस बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही आप टिप्पणी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जब रामायण बन गई थी, एक सुपरहिट बन चुकी थी रामायण, मैं रामानंद सागर की रामायण की बात कर रहा हूँ, तो जी जी। जिसको आजकल जो है दूरदर्शन काफी दिखाने लगा है रामायण, वो तो उस रामायण को लेकर ये बात हुई कि भाई जब तुलसीदास ने रामायण लिखी थी तो उसमें उत्तरकांड नहीं था, जो आखिरी का जो कांड है जिसमें भगवान राम जो है सीता को वनवास के लिए भेज देते हैं, तो ऐसा कोई उस समय ऐसा कोई उल्लेख सामने नहीं आया था। लेकिन ये फोर्स, मतलब उनको ये फोर्स किया गया रामानंद सागर को कांग्रेस की सरकार के द्वारा कि आप ये भी बनाइए, नहीं तो हम किसी और से बनवा लेंगे।
तो ये जो एक आप पहले एक जो एक डेटी है हिंदू कल्चर में, पहले तो आपने उसको इतना ज़्यादा आपने उनको दिखाया कि वो किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम है, कि किस तरीके से वो समाज के अंदर रहकर भी उन्होंने अपने आप को लार्जर देन लाइफ एक स्टैचर बनाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप जानबूझ के एक ऐसा उसका पार्ट भी दिखाना चाहते हैं जो सच है कि नहीं है वो आज तक डिबेटेबल है। बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो देखिए, सच तो पूरे रामायण को, चूंकि कोई ऐतिहासिक उसके प्रमाण उस तरह से नहीं है जी, और उसके ऊपर लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेकिन से कहीं कोई काम लेख भी हो, नहीं हुआ है। उसका कहीं लेख हो या कुछ हो, अब वो बाद में आया या पहले आया या जिस समय अ, गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी रचना करी उस समय आया, ये अभी तक डिबेटेबल है। तो ये जो देखिए, बाद में उत्तरकांड का जो पूरा जो कांड आया लवकुश का और ये सब, देखिए, उसको उसका लेकर भी बहुत उल्लेख है, मैं कंट्रोवर्सी बता थी रहा हूँ क्योंकि आपको। जी 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 दरअसल क्या है कि जो मूल रामायण है वो तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, जी, हाँ महर्षि माफ कीजिएगा, हाँ वाल्मीकि ने की थी। महर्षि और वाल्मीकि। उन्हीं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में रहकर लव कुश की परवरिश हुई थी। जी तो उसमें ऐसा है कि देखिए, हम नहीं मानते कि राम को डेमोनाइज, भले सरकार के दबाव में बना हो उत्तर रामायण या जो भी, जी राम के कैरेक्टर को डेमोनाइज करने के लिए ऐसा कुछ किया गया था, मैं नहीं मानता। ये एक तथ्य है हम्म कि राम का वो फैसला जो है वो कुछ वैसा ही है जैसा कि आधा ग्लास पानी, या हम्म आप उसको कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है तो कोई कहे आधा खाली है। जी उसी तरीके से राम जी ने एक न्याय का पक्ष रखा कि जब वो कहते थे कि राम राज्य में सब लोग एक बराबर होंगे, तो एक जो दलित व्यक्ति भी है, जी जो समाज का एकदम सबसे निचले पायदान पर है, अगर वो व्यक्ति भी राम को क्रिटिसाइज करता है, देन राम विल हैव टू टेक हिज ओपिनियन सीरियसली। जी he cannot be he cannot remain deaf और turn his ears। वो उससे अपना मुंह नहीं फेर सकते, जी अपने कान बंद नहीं कर सकते। जी लेकिन तो मित्रन, जब मैं ये बात तो मैं देखिए, मैं ये तो हम आज के परिपेक्ष में बात कर रहे हैं, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब इतनी सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं और जित अब इतने जो इतने सारे अब काव्य लिखे जा चुके हैं, अगर अब मैं तो 1980s की बात कर रहा हूँ जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोगों को जो टीवी पर लोग देख रहे थे सिर्फ उतना ही ज्ञान था। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी एक एक नैरेटिव बनाने की शायद वहाँ पर आपको लगता नहीं कोशिश की गई थी उसी टाइम से, कि भाई आपने ये तो दिखा दिया लेकिन अब आप ये भी दिखाइए। क्या आप अब वही देखिए ना, अगर हम उसी बात को आज के कॉन्टेक्स्ट में लें, तो जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ वो कहाँ तक सही था? उन्होंने तो वही बोला जो किताब में लिखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप अब लेकिन आप हाँ, अब वही बिल्कुल, है। लेकिन अब यही होता है जी कि लोग क्या होता है कि तथ्य को तक पहुंचने के बजाय एक हवा क्रिएट कर देते हैं। जी वही नुपुर नुपुर शर्मा की बात क्यों करते हैं? भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसे बड़ा ही ताकतवर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जी और वो एक कानून लेकर आता है, सीएए कानून। जी और उस कानून के आते ही भारत में ये कैपिटल में उनके नाक के ठीक नीचे, और वो भी तब जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया होता है, जी दंगे हो रहे होते भारत में सड़कों करेक्ट पे निकल करके। और ये देखिए, ये कोई ऐसे नहीं हुआ हो गया था कि बस एक घटना घट गई थी, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी पूरे हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ने की। जी यहाँ पर तो एक तरह से हम बनाना रिपब्लिक है। जी बिल्कुल और फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़े पेशेंस के साथ ऐसा कोई बड़े लेवल पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की। हम्म लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और उसमें सभी, मतलब ये है कि मुसलमानों के प्रति सिंपैथी रखने वाले दोनों पक्ष के लोग थे। उसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू थे, जी कन्हैया कुमार जैसे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे, जी क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट करते। पूरा पूरा कांग्रेस की का जो एक हम कहते हैं कि जाने अनजाने, मैंने ऐसा मैं नहीं कहता कि कांग्रेस कोई कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थी जी या फिर नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस जिस तरह के नैरेटिव सेट करती रहती है, उसका भी कहीं रोल था, समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं रोल था। जी तो बिल्कुल देखिए, इस तरह के रोल्स तो ये लोग प्ले करते ही रहते हैं। खैर, हम आते हैं ये मीडिया के ऊपर, जी खासतौर पे जो हमारी मीडिया का एक विधा है फिल्म। तो फिल्म जो है हमारे मानस पटल पर, माने हमारे आइडियोलॉजी को बहुत ही
गहरे प्रभावित करती है फिल्में। जी। अब रहीम चाचा को आज तक कोई क्यों नहीं भूल पाया शोले के, जी, बिल्कुल। या फिर उनका बेटा जो था कितना मासूम और ये सब कुछ। तो इन चीजों को ही देख करके आज कश्मीर में चाहे कितना भी घटना घट जाए, हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, जी। या फिर केरल में चाहे लाख घटनाएं घट जाएं, हम दिल्ली में घटनाएं घट जाएं, उत्तर प्रदेश में दिन रात मुस्लिम बहुल इलाकों में जैसे मुजफ्फरनगर और ये तमाम इलाके, वहां के मुसलमान अपने आप को सुरक्षित, वो मुसलमान जिनको मतलब है कमाने खाने और अपने परिवार में की सुख शांति से जिनको मतलब है, खुद वो सुरक्षित इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर लोग उस तरह के गैर सामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों में वहां ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर अगर वहां पे सरकार किसी तरह से सख्ती बरतती है तो सरकार खुद बदनाम हो जाती है। हुँ। लेकिन ये कि एक इस्लाम के नाम पर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ये मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं अपने धर्म के प्रमोशन के लिए और दूसरे धर्म के लोगों को परसिक्यूट करने और उनको डेमोनाइज करने के लिए। जी। और ये हिंदू ऐसा इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि हिंदुओं ने फिल्में बहुत देखी हुई हैं, उसमें उनको मुसलमान के तौर पे रहीम चाचा दिखाई देता है या फिर अकबर दिखाई देता है आपको, अमर अकबर एंथनी का। तो इस तरह के लोगों को देख करके इन लोगों के नैरेटिव जो है सो सेट होते हैं। जी, तो बिल्कुल मृत्युंजय, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि मूवीज़ जो हैं एक हद तक बहुत ज़्यादा जो है इसको क्रिएट करने में एक वो जो नैरेटिव जो पिछले अगर बात करें कि भई अगर हम पिछले 4 या 5 दशक से जो नैरेटिव एक तरीके से सेट करने की कोशिश की गई है हिंदी फ़िल्म मुझे द्वारा। मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक और बात मैं बता दूं। जी। आपने आपने जिस दौर की बात की थी 89 90 के आसपास की, जी। उसी जमाने में मैं स्कूल में हुआ करता था। उसी समय एक कश्मीर में एक तरफ दहशत का माहौल था, जी। हिंदुओं को मारा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, तमाम चीजें। जी। लेकिन दूरदर्शन पे आता था एक टीवी सीरियल गुल गुलशन गुलफाम, जी, 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 गुलशन गुलफ़ाम, जी बिल्कुल। शायद आपने देखा हो, जी, नहीं देखा हो, जी मैंने गॉड देखा नोस। है, जी मैंने देखा है। हाँ, तो एक कहानी के दृष्टिकोण से मुझे सब कुछ याद है, पूरी उसकी कहानी याद है, जी। जिसमें दिखाता है कि शिकारा है हाँ। और तमाम चीज़ें। और माने कश्मीर में कितना खूबसूरत है सब कुछ, वहाँ के मुसलमान कितने बहुत ही अच्छे हैं, जी। ये सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया था उसमें। जी। उसके परिवार की जो रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं, ये तमाम ऐसा लगता था कि उसमें जो कैरेक्टर है वो बंदा, वो कैरेक्टर मतलब हमारे घर का बंदा है, कितना प्यारा बंदा है। परीक्षित साहनी ने उसमें जो लीड रोल प्ले किया था जी। और उस राधा सेठ उसकी पत्नी बनी थी, यहाँ तक मुझे याद है हुँ। क्योंकि उसमें सबके टाइटल्स आते थे लास्ट में, तो वो मुझे सब कुछ याद जी, क्रेडिट्स आते थे। जी, है। बिल्कुल। जी, जी, जी। मित्र लेकिन हाँ। दूसरी तरफ कश्मीर में हो क्या रहा था, तो कश्मीर में रोज 30-50 लोग मारे जाते थे हुँ। हिंदू। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि इतने लोग मारे गए, हुँ। लेकिन लोग मारे कैसे जाते थे, ये जब मैं पत्रकारिता में यानी या कॉलेज में जब मैं आया, जी। तो मैंने कई सारे लेख पढ़े, घटनाओं के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चलने लगा कि हिंदुओं की औरतें सड़क पर गईं और सड़क पर जाने के बाद ही उनको गायब कर दिया गया। बाद में उनके स्तन काटे हुए मिले, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको उस तरह से घायल किया करने के बाद उनको मारा गया था। जी। उनके साथ गैंग रेप्स हुए थे, हजारों औरतों के साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरह से उनको भगाया जाता था। तो ये सब पढ़ करके मेरे अंदर ये एक आक्रोश पैदा हुआ। जी। अच्छा, और हुआ कब था, तो ये भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। हुँ। मुझे लगता है कि सही अर्थ में वही सेक्युलर है जो आपको सतर्क और सही रास्ते पर रखने की कोशिश करते हैं, हुँ। जिनमें कि अब पुष्पेश कुलश्रेष्ठ एक है पत्रकार। हुँ। तो उनको मैंने जब सुनना शुरू किया तो उन्होंने कई सारे फैक्ट्स बताए, जिनको जी। लेकर आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है या सही है। जी। लेकिन जब आप उसको ऐतिहासिक सच्चाई से जोड़कर देखते हैं तो वो तथ्य सही हैं। हुँ। उनका कहना है कि भारत को पहला एक मुसलमान गृह मंत्री मिला हुँ। और उसके उसके गृह मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह ही अभी बीते थे हुँ। कि कश्मीर में हिंसा होना शुरू हो गया। जी। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और चंद्रशेखर या फिर राजीव गांधी फॉर दैट मैटर, ये लोग क्या कर रहे थे, तो इन लोगों का यही धंधा था कि ये लोग गुल गुलशन गुलफाम दिखा रहे थे हम लोगों को। हुँ। जी, बिल्कुल। तो ये जो गुल गुलशन गुलफाम जैसे हो गया,
सोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान हो गया, जी। इन सीरियल्स के जरिए ये एक ऐसा कि भारत के की एकता, अखंडता और हिंदुओं के अस्तित्व पर जो यहाँ पे चुनौती है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये रियल नहीं अनरियल है। जी बिल्कुल। हम लोग जो एक जो हम वो कहा था कि आपका वो फियर साइकोसिस है, बट द फियर इज रियलिटी। ये जो करेक्ट। फियर इज रियलिटी, इसको क्या कहते हैं कि दबाने की कोशिश की गई है इन्हीं फिल्मों के जरिए, जी इन्हीं बिल्कुल। तरह के टीवी सीरीज के जरिए। और जब फिल्में ऐसी और आती भी हैं मृत्युंजय, जिस तरीके से हम, जहाँ से हमारा टॉपिक आज का शुरू हुआ था, जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जो मूवी आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, तो उसमें जब आप उस मूवी को प्रमोट करने जा रहे हैं तो आप उस मूवी को ऐसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ ट्रेन हादसा था? यही एक जो क्वेश्चन उठता है फिर तब जब आप ये बोलते हैं कि भाई नहीं, बॉलीवुड तो बहुत सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक ही तरफ क्यों झुकता है, दूसरी तरफ क्यों नहीं झुकता? इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और अगर कोई कोशिश करता है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे पहले एग्जांपल दिया कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स जैसी मूवीज जब आई, तो फिर आपका सेक्युलरिज्म क्यों डोलने लगा? जब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपके सामने आया कि भाई वॉयलेंस जो है सिर्फ एक साइड से नहीं, वॉयलेंस दूसरी साइड से भी होती है, तो आप दूसरी साइड की जब वॉयलेंस की बात करने लगते हैं तो फिर आपका जो है वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने जब आने लगता है तो फिर आपको डर लगने लगता है कि हमारा जो ये, हमने जो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का गार्ब जो पूरे देश को पहना रखा है, और तो ये जब उतरने लगता है, जब नीचे का जो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है स्केलेटन्स इन योर कबर्ड, जो है वो जब आपके कबर्ड में से स्केलेटन्स बाहर निकलने लगते हैं, वो जब दिखाते हैं, जब बात होती है कि भाई कश्मीर में जो हुआ और ये सब जो हुआ, तो फिर आपको इस पे इतना दर्द क्यों होता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो आप लोगों को डराने की बात करते हैं, तब ये बोला जाता है कि ना आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों को ये, आप देश में लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों बोला जाता है कि देश में बांटने की बात क्यों हो रही है? देश में अगर अगर ये बोला जाए कि भाई बाबरी मस्जिद गिरी, ठीक है ना, ये भी एक जो है एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है भारत की राजनीति में कि बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन उसके बाद कार सेवकों पर गोली भी चलाई गई, तो ये भी एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तो हम उस चीजों को जब डिस्कस करते हैं तो फिर दूसरी तरफ की चीजों को डिस्कस करने में आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? वही देखिए, वही 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 तो एक विषय वस्तु है कि हमें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर देखना होगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस टॉपिक को कि फिल्में कैसे, देखिए हमारा हालांकि मूल टॉपिक यही है कि फिल्में किस तरीके से समाज में एक नैरेटिव सेट करने का काम करती हैं। जी। और ये होता रहा है आज से नहीं बल्कि कई वर्ष पहले से होता रहा है कि हर एक फिल्म में एक ईमानदार मुसलमान कैरेक्टर को डाला गया। और जबकि आप देखेंगे कि इस देश में दोनों तरह के लोग होते हैं, हिंदू भी यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों जी में इन्वॉल्व बिल्कुल। होता है बिल्कुल। और मुसलमान भी आपराधिक गतिविधियों देखिए में तैयार अपराध का तो इन्वॉल्व होता अब है, वहां लेकिन पे लेकिन वहां लेकिन वहां पे तो एक ही वही जो एक घिसा पीटा डायलॉग है वो आ जाता है कि अपराध का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। अपराध का धर्म और मजहब क्या होता है और नहीं होता है। आप देखें तो यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड शब्द जो विकसित हुआ, हम्म। वो कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ, जी। है ना। और मुंबई के जो बड़े बड़े नामचीन लोग हुए हैं वो कौन थे? तो करीम लाला और पठान। हाजी मस्तान बेसिकली जैसे लोग। जो पठान लोग थे उन्हीं से शुरुआत हुई, सो हाँ, कॉल्ड अंडरवर्ल्ड की। फिर बासु दादा वो भी एक मुसलमान ही था। हम्म। तो और ये पठानों के जो गैंग थे, फिर इसके बाद इब्राहिम फैमिली। तो ये तमाम तरह के मुसलमान जो थे, ये आपराधिक क्षेत्र में आए। और जब इनको इसी तरह की समस्या होने लगी तो इन लोगों ने, ठीक है वहां पे दंगे हुए हैं और दंगों में दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन वही अपराधियों के मन इतने बढ़ गए कि आतंकवादी गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व करने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। जी। और बॉम्बे जैसे शहर में, जो कि भारत की एक राजधानी है और फाइनेंशियल राजधानी। फाइनेंशियल कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं, जी। वहां पर तकरीबन 200 से ज्यादा ब्लास्ट होते हैं। हम्म। और ये बड़े साइलेंटली स्लिप आउट हो जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। जी। उसके बाद भी ये नहीं मानते। देखिए मुसलमानों से मैं एक बात तो मैं बता दूं कि भारत की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा है। अब ये कह सकते हैं कि क्या मुस्लिम जनमानस इन्वॉल्व है या मुसलमानों के जो धार्मिक परंपराओं को प्रमोट करने वाले जो धर्म गुरु हैं उनके, हम्म। उन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मदरसा का या उनके
रिलीजियस जो पूरे सिस्टम जो भारत में जिस तरीके से चल रहा है हम्म, उसका योगदान है, चाहे जिस किसी का भी योगदान है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारत में हम शुरू से ही देख रहे हैं कि हमारे ऊपर 3-3 हमले किसने किए। जी पाकिस्तान हमारे ने। ऊपर 3-3 लड़ाइयां किससे हुई। एक मुसलमान पड़ोसी देश ने हमने किया, जहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जी और 90% से ज्यादा है, जहां पर कि किसी जमाने में 25% हिंदू हुआ करते थे। करेक्ट। उसके बाद वो आबादी घट करके सीधे मुश्किल से 1% से भी नीचे चली जाती है। जी बिल्कुल। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? हम्म। और तो और उनको अगर एक मच्छर भी कहीं से काट ले तो पता चलता है कि हिंदू मंदिरों पर हमले होने शुरू हो गए। जी अच्छा, उसके बाद उससे भी नहीं बात बनी तो भारत के कई शहरों में ब्लास्ट जो होते थे उनमें किसका नाम आता था, है ना? जी और देखिए भाई साहब, मैं तो आपको दो और उदाहरण देता हूं फिल्मों का। हम लोगों ने जो बातें की हैं उसमें इसको आप कभी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, जी आपने वो फिल्म देखा होगा, बड़ी रोमांटिक टाइप की फिल्म थी। जी बिल्कुल। हाँ, एक राम नाम का एक बंदा होता है जो कर्नल होता है रैंक का। जी उसका एक छोटा भाई लकी लक्ष्मण होता है। जी और ये तमाम चीजें आपने, आप उसमें पूछेंगे कि उसमें गलत क्या दिखाया है भाई? उसमें एकदम कैसा नैरेटिव सेट करने की बात हुई है कि बताइए, उसमें भी एक आतंकवादी है जी बिल्कुल। और वो आतंकवादी हिंदू आतंकवादी है। हम्म। अब ये बताइए कि हिंदू आतंकवादी कहाँ से हो रहा है भाई? कौन से हिंदू ने कब कोई, कौन सा हिंदू, हिंदू हरकत उल अंसार का आपने कभी नाम सुना है क्या? हाँ? कि एक हिंदू आतंकवादी है भाई उनके और लिए, उसे इंडिया मृत्युंजय, की, उनके लिए हिंदू आतंकवादी संगठन तो है बजरंग दल, ठीक है ना, जिन्हों नहीं जो नहीं, जो लाठियां एक, लेते हैं, जो लाठियां लेकर चलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए सबसे बड़ा हिंदू आतंकवादी संगठन है आरएसएस, ठीक है ना, नहीं क्योंकि नहीं क्योंकि नहीं, अब आपको डिमोनाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप आरएसएस और हो सकते हैं, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। भाई, आप एक भारत का कानून चलता है, उस फिल्म में दिखाया है कि सुनील शेट्टी एक ऐसे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है और उसके खिलाफ मिलिट्री पूरे एक्शन में लगी हुई है। और इधर शाहरुख खान जो सेना का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, जी। वो भी लगा हुआ है इसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इनको लड़ाई लड़नी है। हम्म। और मैं आपको बता दूं, न्यूज में आया था उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज होने को थी कि शाहरुख खान स्पेशली विजिटेड राहुल एंड सोनिया, हम्म। क्योंकि वो अब सांसद बन चुके थे, नई नई सरकार बनी थी 2004 की फिल्म, 2004 में ही इनकी सरकार आई थी। हम्म। तो मैं इलाहाबाद रहता था, मैं वहां से छुट्टी में आया था अपने घर पटना। जी तो मैंने न्यूज में देखा कि ये दोनों आए और राहुल और इनसे मिले, और इन्होंने, राहुल और प्रियंका ने बड़ी तारीफ की है उस फिल्म की कि बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। अब ये बताइए कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जी कहाँ बिल्कुल। एक आप अभी हार्डकोर पॉलिटिकल फैमिली से हैं जिनका फिल्मों से कोई डायरेक्ट, कोई सीधे दूर दूर तक का नाता नहीं है, हम्म। और शाहरुख खान जाकर के मिलता है। और फिल्म में क्या दिखाया गया? तो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि एक हिंदू व्यक्ति है जो, एक देखिए, आरएसएस से और बजरंग दल से तुलना नहीं कर सकते। हम्म। उनकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं रही है जी कि बिल्कुल। आपको आधार मिले कि आप उनके ऊपर बैन लगा सके। जी बैन लगाना होता तो आप लगा चुके होते। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई कोई एक आतंकवादी षड्यंत्र का उनके ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं। हम्म। लेकिन फिल्म में एक काल्पनिक तौर पे आतंकवादी को दिखाया गया जो हिंदू है उसमें। जी बिल्कुल। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि और ये सारे सारे काम आप देखेंगे तो इसमें कोई ना कोई हिंदू इन्वॉल्व होता है ऐसी फिल्में बनाने में। हम्म। दूसरा, एक और फिल्म आई थी 2012 के करीब, 11 में एक फिल्म आई थी, और वही फिल्म का एक सेकंड पार्ट 12 में आया। हम्म। उस फिल्म में दिखाया है कि बिहार, उस समय के बिहार के एक शहर में, जो कि एक बहुत बड़ा माफिया है, जी। और उस माफिया को हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। अच्छा। उस माफिया का जो नाम है, उसका जो रुतबा था, वो पूरे बिहार में था। हम्म। उसका रुतबा इस स्तर पे था, इस लेवल का था कि लोग उसके मुंह पर तो क्या बोलेंगे, उसके पीठ पीछे भी बोलने से लोग घबराते थे। हम्म। और कोई भी उसका नाम लेता था तो बड़ा अदब से उसका नाम लेता था। हम्म। वो माफिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म। लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी धाक थी। अब देखिए, एक एक वहां का एक लड़का, बेरोजगार लड़का आता है एमबीए वगैरह करके बॉम्बे में, जी। और कुछ काम नहीं मिलता तो इधर उधर नौकरी करने के बाद एक फिल्म लिख डालता है, हम्म। और मिलता है अनुराग कश्यप से, जी। और मोटी सी कहानी का पुलिंदा लिख करके दे देता है। उसमें क्या होता है भाई? तो उसमें दिखाता है कि धनबाद शहर में एक एक
कोई रामाधीर सिंह है, हम्म। और रामाधीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो सूर्यदेव सिंह से मेल खाता है, मतलब पूरी तरह से। लेकिन कैरेक्टर बदल दिया जाता है पूरी तरह से। क्या होता है भाई, तो जिन सूर्यदेव सिंह के सामने अच्छे अच्छों की, मैं कहता हूं कि केंद्रीय मंत्री भी क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हम्म। सबको पता है कि उसका उस आदमी की पकड़ कैसी है। जी। उसमें दोनों ही अपराधी हैं। हम्म। जो एक रामाधीर सिंह है वो भी अपराधी है, सरदार खान भी अपराधी है। हम्म। तो हम ये नहीं कहते कि अपराधी होना कोई सही चीज है, ये तो दोनों ही गलत है। जी। लेकिन उसमें दिखाया कैसे जाता है कि एक ये चलाने वाला ऑटो, ये क्या कहते हैं, वो टांगा चलाता है, टांगा से एक जीप हासिल कर लेता है, हम्म। और वो विधायक के सामने थाने में बैठकर पूरा तंत्र उसके अपने हाथ का है। जी। ये बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा सांसद और विधायक होगा कि जिसकी अपनी पुलिस हो, जिसका अपना बेटा विधायक हो, जो खुद भी विधायक हो, जी। और थाने में बैठ करके और एक टांगे वाला आकर के उसके बेटे को चार तमाच दे दे और कुछ ना हो, और अपने बेटे को लेकर के वो चुपचाप वहां से निकल जाए। हाँ, ऐसा आपने कहीं देखा है? जी, और बिल्कुल नहीं। उसके बाद दिखाता है कि हजरात हजरात, हिंदुओं को इसमें बड़ा मजा आता है। हम्म। हिंदुओं ने इस फिल्म को हिट करा दिया। जी, उस फिल्म बिल्कुल। में ये दिखाता है कि हजरात 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 गाड़ी पर आकर कहता है कि एक लड़की खो गई है, अगर वो लड़की नहीं मिली तो यहाँ के मंत्री रामाधीर सिंह और उनके परिवार के सभी लोगों को, यानी कि महिलाओं को भी, हम्म। वो एक प्रोस्टिट्यूट जैसा नाच नचवाएंगे। हम्म। उसमें डायलॉग है, और डायलॉग बोलने वाला जो व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है सरदार खान का, वो जाति से ब्राह्मण है। हम्म। हाँ, रामाधीर सिंह का कायर रोल करने वाला वो व्यक्ति एक भी हिंदू, सारे के सारे हिंदू है, फिल्म मेकर भी हिंदू है, सब कुछ अपने वहां पर हैं। तो जी। ये जो फिल्में बनती हैं, ये सारे के सारे, इसमें इन्वॉल्व कौन है भाई? पता नहीं, मुसलमानों को एक तरह से अपीज करना। इसके लिए ऐसा नहीं कि राजनीतिक लेवल पे ही हुआ है, जी। ये पूरा का पूरा बॉलीवुड का हमारा जो समाज है, ये पूरा इसमें इन्वॉल्व है। इसी का नतीजा ये है कि आज एक नैरेटिव सेट हो चुका है फिल्मी दुनिया में जी। कि अगर आप जरा सा भी एंटी मुस्लिम हैं हम्म। तो फिर आपका करियर खत्म। सनी देओल का उसी में करियर खत्म हो गया भाई। जी, बिल्कुल। सनी देओल को फिल्में मिलनी बंद, जब उसने गदर फिल्म बनाई तो गदर फिल्म खूब चली, जी, खूब बिल्कुल। कमाई भी हुई, बिल्कुल। गदर 2 में भी। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा उसकी फिल्में चलनी बंद हो गई, उसकी उसकी फिल्में बननी बंद हो गई, जी, और फिर वो धीरे धीरे वो बंदा साइडलाइन हो गया। बिल्कुल। तो सिंह साहब द ग्रेट और छोटी मोटी बजट की फिल्मों में वो बंदा काम करने लगा। जी। गोविंदा गोविंदा को देखिए, उसकी कॉमेडी फिल्में चला करती थी, बिल्कुल। लेकिन गोविंदा पूरी तरह से देसी और उस तरह का एकदम अंदाज में रोल करने वाला वो बंदा था। हम्म। तो वो बंदा भी साइडलाइन हो गया। ये करेक्ट। एक मुसलमानों की एक लॉबी उसमें काम करती है पूरी बॉलीवुड में, जी, बिल्कुल। है ना? और आप, अगर आपको यकीन नहीं हो तो इनका एक भाई है अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप का छोटा भाई अभिनव कश्यप। जी, 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 जी। जरा उसकी कहानी आप सुनिएगा। जी। उसने एक फिल्म डायरेक्ट किया था दबंग। सलमान खान के बैनर का, दबंग जी। 1। जी। उसके बाद इन लोगों ने उसको शायद 1 करोड़ रुपया दिया था, फिर प्रोजेक्ट उसके हाथ से ले लिया, जी। और उस 1 करोड़ रुपया को निकालने के लिए उसको इतना सताया गया, दिन रात उसके पूरे परिवार को इतना टॉर्चर किया गया, अकॉर्डिंग टू अभिनव कश्यप, जी। कि भाई साहब, वो कहता है मेरी बीवी हमको छोड़कर चली गई, हम्म। मेरा पूरा परिवार एकदम से क्राइसिस में आ गया है, आज तक मैं उसे उबर नहीं पाया हूँ, कैसे कैसे करके अपने आप को बर्बाद करके मैंने अपने पैसे दिए। अनुराग कश्यप से जब पूछा गया तो कहता है कि भाई इसमें मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। लेकिन वो बंदा बोलेगा इनके बारे में जरूर। देखिए, बॉलीवुड का जो पूरा का पूरा कहानी है, ये बड़ा ही अपने आप में, ये लोग नकली किस्म के लोग हैं। और मैं मानता हूं कि 2014 के पहले हमारा जो तंत्र था वह भी नक्कालों का है। कहते हैं ना, नक्कालों से सावधान। जी। तो ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड से लेकर के और पॉलिटिकल क्लास, एजुकेशनल क्लास, जो सारा का सारा था, अरे भाई वही उसी की बात क्यों करते हैं? हम्म। आप देख लीजिए, आजादी के बाद जितने भी संस्थाएं थी, चाहे भारतीय नाट्य कला अकादमी, जी। या फिर जिसको हम लोग जैसे एनएसडी हो एनएसडी गया, कहते हैं जी। जी, और फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, एफटीआईआई को ले लीजिए,
और दूसरे जितने भी सांस्कृतिक संस्थान रहे हैं, इन सभी सांस्कृतिक संस्थानों के हेड के तौर पे किसको बिठाया जाता था? जी ये वामपंथी किस्म के मुसलमानों को ही तो बिठाया जाता था। जी और वो वहां पर बैठ करके और हिंदू देवी देवताओं, हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाया करते थे। जी हिंदू का मतलब है जोकर, मुसलमान का मतलब है सुपर हीरो। जी बिल्कुल। और ये मृत्युंजय, आपने जो ये पॉइंट उठाया, अब इसी पे हम थोड़ा समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन मैं आप ये जब सब बातें बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आया। आपको याद होगा दूरदर्शन पे बहुत समय पहले ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज आती थी, जैसे एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ठीक है ना, और फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये नेशनल इंटीग्रेशन का जी। हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन का जो ये बड़ा आता था, और सारा भारत ये कहे। तो ये सारे जो इंटीग्रेशन वाले जो जितने ये शॉर्ट फिल्म है, राइट्स थे हम। और ये स्वाइप्स जिन्हें टीवी के लैंग्वेज में कहा जाता है, ये स्वाइप्स जो चले वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे चले। बीजेपी के टाइम पे सिर्फ एक ही स्वाइप चला, स्कूल चले हम, जो हाँ, अटल जी के बिल्कुल। टाइम में आया था। तो हम्म। ये जो कांग्रेस की कोशिश रहती है एक फेक सेक्युलरिज्म बना के पूरी दुनिया को पापड़ बेलने बेचने की, तो वो बीजेपी, और अभी बीजेपी के टाइम पे कोई ऐसा नहीं आया बहुत बड़ा। हालांकि एक जरूर आया था अब तो दूरदर्शन है ही नहीं, कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, अब तो प्राइवेट चैनल्स हैं, जी तो वो भला ऐसी चीजों को क्यों दिखाएं? तो अब तो जमाना बदल चुका है। जी बिल्कुल। अब प्रसार भारती के सीरियल्स और प्रोग्राम्स को कौन देखता है? जी बिल्कुल। तो तो इसी जी। पॉइंट पे मृत्युंजय खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई कि हमारे जो खासकर, मैं एक जनरल पब्लिक के लिए ये बोलूँगा कि भाई आप जब भी मूवी देखने जाएं तो मूवी का सबटेक्स्ट ज़रूर समझें कि भाई मूवी आपको क्या दिखलाना चाहती है और क्या बताना चाहती है। और जब कोई आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाने की कोशिश करे, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स, अब पता नहीं साबरमती रिपोर्ट में कितना अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर जी उसको भी जी। वहां पर एक सेक्युलरिज्म का चोला पहनाने की कोशिश करी गई, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी जी। उसको प्रमोट करें, उसको देखें, और उसको देखने से पहले हिस्ट्री में जाकर, अब तो गूगल का देखिए देखिए, मुझे एक साफ तौर पे लगता है जी जी कि एकता कपूर ने जो कुछ भी कहा अभी, जी अ, उसको लेकर के हम किसी कंक्लूजन तक वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम जंपिंग नहीं एनी नहीं, कंक्लूजन। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तो ओपन एंड, देखिए मेरे को यही लगता है मृत्युंजय कि जो उन्होंने जो बोला, जो एकता कपूर ने बोला, वो भी एक ओपन एंडेड कमेंट दिया है उन्होंने। उन्होंने दिया भी नहीं है, वो कमेंट उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला, और वो एक ओपन एंडेड कमेंट है कि भाई ये एक ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट है। ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है। अब जिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ऑनलाइन इसके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। उन्होंने बोला कि भाई ये ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट नहीं था, आप थोड़ा हिस्ट्री लेसन लीजिए। मैंने तो इंटरव्यू भी देखा है उनका, वो मीडिया में उनका इंटरव्यू जो था इस मुद्दे पर था। जी, उनका ये कहना है कि उसमें कॉन्स्पिरेसी भी है और देखिए तमाम तरह की चीजें हैं। कॉन्स्पिरेसी तो हर एक षड्यंत्र के पीछे कॉन्स्पिरेसी तो हमेशा ही होती है मृत्युंजय। कोई भी घटना जी। होती है, चाहे अब वो 26/11 हो, या फिर वो 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो, या फिर वो बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ था वो हो, कॉन्स्पिरेसी तो सभी चीज़ों के पीछे होती है, वो तो सभी को पता है। ये तो बात बताने वाली मेरे ख्याल से नहीं थी। लेकिन हाँ, जो नहीं अब नहीं, उनका आप ये उनका मुझे मुझे लगता है कि उनका ये पर्पस ये है जी कि फिल्म के पहले कुछ ऐसे उसके इर्द गिर्द ऐसे रोचक माहौल गढ़ा जाए, जी एक कि लोगों को ये लगे कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जाए, मेरे ख्याल से यही है कुछ ऐसे मृत्युंजय कि भाई एटलीस्ट ये इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाए कि लोग जो हैं क्यूरियोसिटी में ही सही, लेकिन एटलीस्ट सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखें। क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर उनका तो मेन मोटिव यही है कि उनको पैसे कमाना है, क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया है। उनका ये जी है कि जी। उनको प्रॉफिट मिले, फिल्म हिट हो जाए, और उसके ओटीटी राइट्स वो बेच दें या कुछ भी करें और उनको पैसा मिल जाए। क्योंकि उनके लिए तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रादर देन टेलिंग द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। और टेलिंग द ट्रूथ बेसिकली, मैं ये भी नहीं बोलूँगा अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लेकिन टेलिंग द ट्रूथ उनके लिए ये मायने मेरे ख्याल से नहीं रखता। और उनके लिए क्यों, जो भी इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए एक सच्चाई की बात करना एक सेकेंडरी थॉट होता है। उनका मेन थॉट ये होता है कि किस तरीके से जब वो मैं यहाँ पे
शोले मूवी का नहीं डायलॉग, नहीं मैं शोले मूवी पैसा का देखिए। डायलॉग बोल देता हूँ मृत्युंजय, कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो वही वाली बात है। नेशनल सेंटिमेंट इस समय ऐसा ही चल रहा है और लोग ऐसी मूवीज देखना पसंद करेंगे, तो ऐसा ही एक कुछ मूवी बना देते हैं, लोग जाएंगे सिनेमा हॉल में, देखेंगे, हमें पैसे मिलेंगे और हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। मेरे ख्याल से यही एक जो है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप सही हो सकता है हम दोनों ही गलत हो, ये तो समय ही बताएगा जब द हाँ, साबरमती जब रिपोर्ट जो फिल्म है, रिलीज होगी। जी जी, जब साबरमती रिपोर्ट जो है वो रिलीज होगी। बहरहाल इस पॉडकास्ट में बिल्कुल। सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।